बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उषा शाकिर और अपने प्लेटफॉर्म से हम अपनी ऑडियंस के लिए लेकर आए हैं एक नई कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़, जहाँ पे मियाँ साहब और मैंने बहुत ज़्यादा डीप डाइव किया है क्रिमिनल लॉ के अंदर। हमारी कोशिश थी कि मियाँ साहब की गाइडेंस के अंदर ही हम यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ को भी शुरू करें। और मज़ेदार इस सीरीज़ की बात यह है कि इसमें हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं, ही इज़ नॉट मियाँ साहब। गेस्ट स्पीकर हमारे कौन है? हिल बी बैरिस्टर इमदाद हुसैन चांडियो। अच्छा, बैरिस्टर इमदाद हुसैन चांडियो का और मेरा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक है, एक्सेप्ट फ्रेंडली बैंटर वाला। बैरिस्टर इमदाद हुसैन चांडियो हैं कौन? उनका अंदाज़ा आपके माइंडसेट, उनके माइंडसेट का अंदाज़ा आपको इस कमरे में मौजूद किताबें, इस कमरे में मौजूद स्कल्पचर और इस कमरे में मौजूद तस्वीर से हो जाएगा। बैरिस्टर इमदाद हुसैन चांडियो जो है एक हार्डकोर कॉन्स्टिट्यूशनिस्ट है, जिनकी वजह से हमारे बीच में एक फ्रेंडली डिबेट चलती रहती है। कुछ चीज़ें हम उनसे सीखते हैं और मेरी बहुत सारी चीज़ों पे वो डिसएग्रीमेंट भी रखते हैं। तो इनसे बेहतर इंसान मुझे नहीं लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सीरीज़ के लिए हम किसी और को रख सकते हैं। और हमने इमदाद हुसैन चांडियो साहब से रिक्वेस्ट की कि अपना टाइम निकालें और हमारी ऑडियंस के लिए कॉन्स्टिट्यूशन की डीप डाइव करता है। तो चलते हैं इमदाद हुसैन चांडियो साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम इमदाद साहब। वास्सलाम विशाल, थैंक यू। है भी आपने बात बड़ा हाई कर दी है, एक तो मियाँ साहब का नाम दे के और दूसरा ना हैवी इंट्रोडक्शन देगी, बट होप कि मैं कुछ आपको लेना वैल्यूएबल बता पाऊँ। चीज़ अपने इमदाद साहब, आपकी मेरी काफ़ी ज़्यादा डिबेट चलती है कॉन्स्टिट्यूशन को देख के, और डेफिनेटली हम आपसे उस डिबेट से सीखते ही बहुत है। तो मेरे जहन पर ये ख्याल आया मियाँ साहब से डिस्कशन करने के बाद कि क्यों ना कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की ऐसी सीरीज़ को शुरू किया जाए जहाँ पे हमारे यंग लॉ एसोसिएट्स, लॉ स्टूडेंट्स और जो अभी मिड करी लॉ प्रैक्टिस जिन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करनी है, उनके कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत किया जाए। और मेरा क्या था कि हम इसको शुरू करेंगे आर्टिकल 199 से। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं एक स्टेप पीछे आता हूँ। मियाँ साहब और मैंने इस पर एक वीडियो की थी कि रिट्स कितने टाइप्स की होती है, पर चूँकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन सीरीज़ है, मैं चाहूँगा कि हम उसको थोड़ा सा रीकैप करते हुए चलें कि कितनी रिट्स हैं और ये कहाँ से निकल के आओ। अच्छा विशाल, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये आर्टिकल 199 ना, और बड़ी अच्छी बात है कि आपने 199 से ही स्टार्ट किया। उसकी वजह ये है कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे जो लॉयर्स या एडवोकेट्स जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, 99% उन्हें अगर किसी आर्टिकल से पाला पड़ता है तो वो आर्टिकल 199 ही है, ठीक है। और जहाँ तक बात है, आपने बात की आर्टिकल 199 के अंदर कितनी किस्म के रेट्स हैं, तो सबसे पहले तो आपको भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि क्या ये रिट्स हैं भी सही, या ये कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट की, जिसे हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन्स के थ्रू इन्वोक करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आती है कि क्या ये रिट्स हैं भी सही, या इन्हें रिट्स कहना ठीक होगा या नहीं होगा ठीक। और जहाँ तक हम बात करते हैं ना कि क्या ये रिट्स हैं या नहीं है, रिट्स से ये प्योरली कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन है, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा समझने के लिए कि भाई इसमें मसला क्या है, रिट के हैं इन्हें हम या कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन के हैं, तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें मसला है क्या, कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। इसमें एक इशू है। एक इशू ये है कि जहाँ तक बात आती है, जब हम एक लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना रिट का, रिट के लफ्ज़ का मतलब ये है कि कोर्ट के पास अनअटेंडेड पावर्स हैं, जो मर्जी चाहे वो डायरेक्टली पास कर सकती है, जो मर्जी चाहे जिस अथॉरिटी को चाहे, जिस पर्सन को चाहे, प्राइवेट पर्सन को भी वो चाहे तो डायरेक्शन या ऑर्डर्स पास कर सकती है। अब ये ऐसा नहीं है कि ये हम कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो कहीं लिखी हुई नहीं है। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री देखें, 1956 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना हमारा, उसके अंदर जो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी ना, वो प्रोवाइडेड थी आर्टिकल 170 ऑफ द 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसमें हाई कोर्ट की जो पावर सीमित जुरिस्डिक्शन थी, उसमें स्पेसिफिकली इन 5 रिटों का नाम बाकायदा तौर पे इनके नाम के साथ और रिट के वर्ड के साथ ये मेंशन था कि ये हाई कोर्ट की पावर्स हैं। और वो 5 रिटें कौन सी हैं? हेबियस कॉर्पस थी, मैंडमस, प्रोहिबिशन, सर्चोरारी एंड कोवरांटो। ये 5 रिटों के साथ जो है ना ये मेंशन था। अब अगर आप आर्टिकल 170 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन का देखें ना, तो उसके अंदर वहाँ पर कोई फंक्शनैलिटी टेस्ट वाली रिक्वायरमेंट नहीं थी, कोई ये रिक्वायरमेंट नहीं थी कि सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी या पब्लिक फंक्शनरीज के खिलाफ रिट फाइल हो सकती है। वहाँ पर किसी भी पर्सन के खिलाफ रिट जो है ना वो जारी कर सकती थी हाई कोर्ट की। अब आहिस्ता आहिस्ता ये फील हुआ
हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइटर्स थे, स्पेशली जब ये कमीशन बना था 56 में कॉन्स्टिट्यूशन का बिल खत्म हुआ, फिर उसके बाद 62 का कॉन्स्टिट्यूशन आनंद था, तो अयूब खान साहब ने, हमारे सदर थे, उन्होंने एक काम किया था, उन्होंने अपॉइंट किया था एक कमीशन रिपोर्ट दे कि हमें क्या करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से बनाना चाहिए जो कि बिल्कुल ठीक हो, जिसमें कोर्ट्स की पावर्स भी जो है बैलेंस्ड हों, एग्जेक्टिव्स भी ठीक हों, गवर्नमेंट सिस्टम भी ठीक हो। तो उस रिपोर्ट में एक चीज़ सामने आई थी, उसमें ये भी चीज़ थी कि हम जो हाई कोर्ट की पावर्स है ना 170 वाली, वो कुछ ज़्यादा ही वास्ट पावर्स है। ठीक ठीक है, तो वो समटाइम्स जो है ना वो ओवर रीच कर जाती हैं, इसको अपना क्या कहते हैं, एग्जेक्टिव पावर्स एंड लेजिस्लेटिव पावर्स को। तो उससे ऊपर से कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन बना। तो आज जो हाई कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी गई वो आर्टिकल 98 ऑफ दी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 98 के थ्रू हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन थी, वहाँ पर उन्होंने अपनी प्लेस कर दिया। अब जो हम आर्टिकल 199 की ये जो 5 सिचुएशंस पढ़ते हैं ना, ये आर्टिकल 199 के सब आर्टिकल 1 के ए के अंदर 2 सिचुएशन आ जाती हैं, प्रोहिबिशन एंड मैंडमस की आर्टिकल, और तीसरी सिचुएशन ससुरारी भी 1A के अंदर आ जाती है। 2 कोवरेंटो एंड जो हेलियस है वो बी में फॉल कर जाती हैं, कि सारी वही वर्डिंग है जो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 98 के सब आर्टिकल 2 में नहीं। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या, चेंज का किया इन्होंने? चेंज ये किया कि अब कोर्ट के पास जो पावर्स है ना, उसके ऊपर सबसे पहला चेक ये है कि वो सिर्फ और सिर्फ तब यूज़ होंगी जब कोई एडिक्वेट रेमेडी ऑल्टरनेट अवेलेबल नहीं होगी। ठीक है, पहली रिक्वायरमेंट रखती। और ये 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। ये 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, वो सिर्फ अगर आप देखें ना आर्टिकल, हम वो लगा भी देंगे साथ, आर्टिकल 170 को देखे ना, तो वो 4 से 5 लाइनों के अंदर, 4 से 5 लाइन लिटरेचर के अंदर आर्टिकल 170 कंप्लीट वो बना था। ठीक, अच्छा, और उसमें वो रिटो का नाम लिखा हुआ था। जब ये 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन हुआ तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आर्टिकल 98 के अंदर उन्होंने दी, और उसके अंदर उन्होंने क्या किया, सबसे पहली रिक्वायरमेंट रखी कि अगर तो कोई एडिक्वेट ऑल्टरनेट रेमेडी प्रोवाइडेड बाय लॉ होगी तो वो आर्टिकल 98 में आपकी पटिशन नहीं आ सकती, पहली बात। दूसरी बात, ये उन्होंने रिक्वायरमेंट रखी कि अगर कोई डायरेक्शन दे रही है कोर्ट किसी अथॉरिटी को, अब ये अथॉरिटी की रिक्वायरमेंट आती कि अथॉरिटी को देखा है, कोई पर्सन को नहीं देनी, आम से इंसान को नहीं देनी, कोई प्राइवेट पार्टी को नहीं देनी, डायरेक्शन आपने सिर्फ और सिर्फ एक अथॉरिटी को देनी है। अथॉरिटी कौन सी होगी? विच इज परफॉर्मिंग फंक्शंस इन रिलेशन टू ए फेडरल गवर्नमेंट और ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। इसे प्राइवेट एंटिटीज नहीं, प्राइवेट एंटिटीज नहीं, कंपनीज नहीं है, कोई सारी प्राइवेट बॉडीज भी नहीं, प्राइवेट बॉडीज भी नहीं है, कंपनीज भी नहीं है, ठीक है, प्राइवेट पार्टीज उन्होंने निकाल दी। अब दूसरा चेक था कि अब हाई कोर्ट डायरेक्शन दे भी से सकती है, वो भी उन्होंने एक कैप लगा दी कि डायरेक्शन देने के लिए आगे जिनको डायरेक्शन दे रहे हैं वो फंक्शनरी उनका ऐसा, हाँ जी, वो पब्लिक फंक्शनरी, पब्लिक फंक्शन। फिर तीसरी रिक्वायर जो लॉ रिक्वायर करता है करने, तो दैट मीन्स कि हाई कोर्ट की पावर्स एक दफ़ा बांध दी गई, किससे? लॉ से कैप कर दी गई। तो फिजिक्स के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं था, लॉ की कैप नहीं थी, हाई कोर्ट कोई भी डायरेक्शन पास कर सकते। और इंटरेस्टिंगली वो डायरेक्शन सिर्फ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स के लिए नहीं थी, इसी की चीज़ किसी भी फॉर एनी अदर पर्पस। तक मुझे ये बताइए कि जो हमने 56 कॉन्स्टिट्यूशन में ये पांचों रिटे मेंशन की और इतनी वास्ट पावर दी, तो कहीं इसकी ब्रांचेस जाके इंडियन एक्सेबल नहीं मिलत रही। जी बिल्कुल, ये देखिए इसमें ये है सिचुएशन कि ये सारी चीज़ें निकलती इंडियन जुरिस्प्रूडेंस से हैं, बट इंडियन जुरिस्प्रूडेंस भी जो है ना वो फाउंटेन सोर्स नहीं है। फाउंटेन सोर्स है असल में लॉर्ड चांसलर्स की पावर्स एंड वो प्रेसिडेंट्स जो कि इनिशियल जो 12 जजेस थे जो कि यूके के अंदर अपॉइंट किए गए थे कि इंसाफ देने हैं। उस सिचुएशन में समटाइम्स उन जजेस के पास कुछ केसेस ऐसे आते थे जिनको डील करने के लिए या जिनके अंदर ऑर्डर पास करने के लिए कोई लॉ मौजूद नहीं होता था। तो वहाँ पर उन्हें फील होता था कि यार अगर हमने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस करनी है तो डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस तब तक नहीं हो सकती अगर हमने ये वाला ऑर्डर ना किया तो। बट उसके लिए उनके पास लॉ की बैकिंग नहीं होती थी। जब लॉ की बैकिंग नहीं होती तो वो इक्विटी से सहारा लेते थे। जब वो इक्विटी से सहारा लेते तो वो एक रिट जारी कर देते थे, कोई ऑर्डर डायरेक्शन कर देते थे। जो फाउंटेन सोर्स है ना वो असल में यूके से ही निकलता है। तो इनका की बताइए कि जब हम इसकी बात करते हैं कि ये 12 जजेस थे कि और इक्विटी की जब हम बात करते हैं टू सस्टेन द जस्टिस, इजंट इट अ प्रॉक्सी पावर ऑफ द किंग हिमसेल्फ, कि जो बादशाह को लगता है कि ठीक है, जो उसके तकाजे इंसाफ के ठीक है वो ठीक है। जी बिल्कुल, इसीलिए यही कि बिल्कुल आपने ठीक कहा है
कि ये इसमें जब हमारे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी पावर्स जो कि बादशाहत वाली पावर नज़र आती हैं, हाई कोर्ट को दे दी गई थी ना, तो इसीलिए ही सोचा गया था कि यार हमारे निज़ाम के अंदर तो बादशाहत नहीं है, तो वो बेशक जजेस हों या एक पॉलिटिशियन हो या वो कोई एग्जेक्टिव हो, किसी के पास भी ऐसी पावर नहीं होनी चाहिए जो बादशाहत को रिफ्लेक्ट करती हो। इसीलिए आप उन्होंने क्या कर दिया, हाई कोर्ट की पावर को 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कैप बाय लॉ कर दिया कि हाँ आप डायरेक्शन दे सकते हैं, सिर्फ वो काम कि हमने जो डायरेक्शन देनी है आप वो लॉ रिक्वायर करता है। जब तक लॉ की बैकिंग नहीं होगी तब तक हाई कोर्ट भी ऑर्डर पास नहीं कर सकेगी। ऑनरेबल जस्टिस की भी यही अप्रोच है। तो इन दैट ये इट्स इजन कॉन्ट्ररी टू द स्पिरिट ऑफ द रिट कि जब हम तो रिट को ही कहते हैं इक्विटी की पावर तब स्टार्ट होगी कि लॉ आपको कहीं से कुछ चीज़ प्रोवाइड भी करेगा। पर अगर हमने जैसे हमारी पिटिशन पे रिट पिटिशन नंबर ही रखता है, तो मैं उसी सेंस में अगर देख के चलूँ जो गलत और आम आपकी नज़र में है कि रिट पिटिशन नाम नहीं होना चाहिए, अगर उसी लैंग्वेज को लेकर चलो तो रिट तो वहाँ से शुरू होनी चाहिए जहाँ पे लॉ साइलेंट हो जाए। क्योंकि अगर आपने रिट को ही कैप कर दिया लॉ से तो वो तो कॉन्ट्ररी होगा। यस, अब ये बड़ा आपने इंटरेस्टिंग सवाल किया और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है। अब इसे समझाने के लिए या इसे समझने के लिए ना हमें आर्टिकल 199 को ना दो हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत वायरल क्वेश्चन है। और जब हम आर्टिकल 199 को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे ना, तो आर्टिकल 199 किस वक्त जो एज ऑफ टुडे जिस शेप में मौजूद है, तो वहाँ पर मेन 3 सब आर्टिकल्स या 3 क्लॉजेज हैं। आर्टिकल 199 1 का ए, बी एंड सी। जब हम देखते हैं ना 1A को एंड बी को, इनके अंदर 5 तरह की रिट्स, स्पेशली अगर हम उन्हें जैसे क्योंकि रिट्स ये अब मशहूर हो चुका है तो इसीलिए अपनी ऑडियंस की हम रिट्स लफ्ज़ ही इस्तेमाल करेंगे। तो जो रिट्स हम कहते हैं कि वो मैंडमस हो, प्रोहिबिशन हो, सर्शरारी हो, हेबियस हो या को वारंटो हो, इन पांचों के पांचों सिचुएशन में हाई कोर्ट की पावर्स है कैप बाय लॉ। बट जहाँ पर बात आती है क्लॉज सी की, जो कि है फंडामेंटल राइट्स के लिए इन्फोर्समेंट के लिए कोई आप अप्रोप्रिएट ऑर्डर ले सकते हैं हाई कोर्ट से, जब हम उसकी बात करते हैं ना, तो वो सिचुएशन फॉल कर जाती है प्योरली इक्विटेबल के अंदर। वो मैं ऐसा क्यों कहता हूँ, अभी मैं आपको इंटरेस्टिंग नहीं, अभी हम थोड़ा सा आगे चले गए जंप करके। अगर हम आर्टिकल 98 जो 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन को देख रहे थे ना, ये हमारी हिस्ट्री में एक दफ़ा ये मिस्टेक हो चुकी है। ये क्या हुआ कि जब 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन को देखा कि इसमें तो कोर्ट के पास बहुत वास्ट पावर्स हैं, इन्हें कैप करना चाहिए, थोड़ा सा कैप करने की कोशिश की उन्होंने। आर्टिकल 98 ऑफ 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें हाई कोर्ट की पावर्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, कैप कर दिया बिन लॉ। अब सिचुएशन ये थी वहाँ पर जो एज ऑफ टुडे जैसे कि आर्टिकल 199 का क्लॉज 1 का सी क्लॉज है ना, वो मौजूद नहीं था 98 के और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्लोज आर्टिकल 98 में कि सब आर्टिकल 2 के सी क्लॉज था ही, क्योंकि उनकी कोशिश थी कि हम जो है ना कोई इक्विटेबल पावर इस तरह वापस ना दें कोर्ट को, जो कि ये इंप्रेशन दे कि कोर्ट के पास बड़ी वास्ट पावर्स है, लॉ से बाहर भी जाके वो डायरेक्शन पास कर सकती। अच्छा, अब इससे हुआ क्या, इससे एक इशू क्रिएट हो गया। फंडामेंटल राइट्स जो प्रोवाइडेड थे ना, उनकी कोई इफेक्टिव रेमेडीज ही नहीं थी। ठीक है, 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में इफेक्टिव रेमेडीज थी फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए। आर्टिकल 170 के अंदर हाई कोर्ट में डायरेक्शन पास कर सकती थी और आर्टिकल 22 के अंदर सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्शन पास कर सकती थी। 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में 62 के कॉन्स्टिट्यूशन में सी क्लॉज ही स्किप कर दिया होगा। सी क्लॉज भी स्किप कर दिया, सुप्रीम कोर्ट से भी वो डिस्ट्रिक्शन में। अब सिचुएशन आई तो फंडामेंटल राइट्स दे तो दिए, इन्फोर्स कैसे होंगी, उनकी जो इफेक्टिव रेमेडीज हैं उन फंडामेंटल राइट्स की वो कहाँ होंगी। तो फिर वेरी फर्स्ट अमेंडमेंट जो थी 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जो कि 1963 में हुई थी, उसके थ्रू 98 के आर्टिकल 98 के सब आर्टिकल 2 का क्लॉज सी इंसर्ट किया गया था। अब देखिए, अभी जो सी है ना आर्टिकल 98 क्लॉज 2 का सी, वो देखें वो पैरामेटीरिया है आज के 199(1) के सी के साथ। ठीक है, अब इसमें अब है क्या, इसमें अगर हम इसकी वर्डिंग वो गौर से देखें ना, तो इसमें सबसे पहली चीज़ कि कोई भी चीज़ लॉ रिक्वायर करता हो उसकी डायरेक्शन देनी है, वो ज़रूरी नहीं। फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल, जैसे कि मैंडामस में ज़रूरी है ना कि लॉ की कोई ना कोई रिक्वायरमेंट होनी चाहिए।
फंडामेंटल राइट्स की इन्फोर्समेंट के लिए लॉ अगर नहीं बना हुआ ना, इफ़ अ सिटीजन फील्स कि मुझे फंडामेंटल राइट गारंटी तो कर दी है सच एंड सच आर्टिकल में, बट उसकी इन्फोर्समेंट के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, उसको इफेक्टिव बनाने के लिए कोई लॉ ही नहीं है। अगर कोई ऐसा गैप आ जाता है तो पर्सन विल मूव हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 199 सब आर्टिकल 1 क्लॉज सी और कहेगा चला आप एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करवा दें, एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर फॉर द फर्स्ट टाइम, जिसे कहते हैं आर्टिकल 199 के अंदर 1 क्लॉज 1 में द ओनली टाइम अप्रोप्रिएट ऑर्डर यूज हुआ है सी में। अप्रोप्रिएट ऑर्डर मीन्स के एनी ऑर्डर विच कुड बी अप्रोप्रिएट विच कुड बी अप्रोप्रिएट। अप्रोप्रिएट कौन सा होगा? जो कि ओवरटेक ना करे किस चीज़ को, लेजिस्लेटिव पावर्स को। कोर्ट्स हैव टू बी कॉशियस कि ऐसा ना हो कि वो गैप फिल करने के लिए जो लेजिस्लेचर ने अभी तक लॉ नहीं बनाया, वो गैप फिल करने के लिए आप जो डायरेक्टिव फरमा रहे हैं, कहीं वो ऐसा तो नहीं है लेजिस्लेचर का काम जो है ना वो अब आप उन लेजिस्लेचर को ही ओवरराइड करते हैं, आपने वो नहीं करता। ठीक है, आपने बस एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करना है जिससे उस बंदे के फंडामेंटल राइट्स इन्फोर्स हो। इन जो ये अप्रोप्रिएट ऑर्डर होता है, वुड इट बी अंडर दोस 5 ग्रिड्स या वो कुछ भी हो सकता है? बिकॉज फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स करने के लिए सबसे लेजिस्लेशन ज़रूरी है। अगर आप आर्टिकल 19 ए राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करता हो तो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट चाहिए आपको। यू कांट जस्ट गो टू एवरीबॉडी एंड से ये आर्टिकल 19 ए मुझे ये कहता है, उसकी सबसे भी लेजिस्लेशन चाहिए, उसके भी फिर फर्दर कैप्स लग जाते हैं। तो क्या हाई कोर्ट जब 199(1)(c की पावर इस्तेमाल करेगी तो वो मैंडेमस प्रोहिबिशन कोवेंटो सर्शुरारी और रेबियस की पावर्स से ही अपनी पावर ड्राइव करेगी, और इट कुड बी एनी पावर? वर्ड्स लाइक ये आर्टिकल 199 सब सबसेक्शन नहीं, 199 1 का जो सी है ना वो सब सबसेक्शन नहीं है 1 की ए एंड बी को। अच्छा, ठीक है, वो सब सबसेक्शन नहीं है, वो एक इंडिपेंडेंट है तो ये वही पावर है जो 56 में इस्तेमाल की जा सकती। जो 56 में इस्तेमाल की जा सकती थी। एग्जैक्टली ये वही पावर है, बट अब ये पावर देखें अब सिर्फ और सिर्फ है टू द एक्सटेंट ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल। 56 के अंदर था फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट एज वेल एज और फॉर एनी अदर पर्पस। वो एनी अदर पर्पस जो था ना अब वो रिमूव हो गया। अब सिर्फ फंडामेंटल राइट की इन्फोर्समेंट के लिए और इन्फोर्समेंट ऑफ अप्रोप्रिएट ऑर्डर इज एनी अप्रोप्रिएट ऑर्डर, पहले था एनी ऑर्डर, अब वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर भी हो गया और उसकी रीजन भी सिर्फ एक ही होगी, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। अच्छा ना, जब हम बात करते हैं अप्रोप्रिएट ऑर्डर की, सो वेरी सब्जेक्टिव था। अदर कॉन्स्टिट्यूशन उसका एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं करता, इफ आई लॉन्ग 199 में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है अप्रोप्रिएट ऑर्डर। Let's say Mr. Justice A has a very different understanding of appropriate order than Mr. Justice B. Wouldn't it create a conflict? और ये एक ब्लैंकेट पावर नहीं है फिर? यस ये है। अब ये जो ब्लेंडेड पावर है ना, अब देखिए इसमें सम बेंच ये एक्सरसाइज भी हो जाती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हो जाता है कि कोई एक जज साहब कहते कि नहीं जी ये जो पावर्स आप मुझे कह रहे हैं ना ऑर्डर पास करने के लिए, मैं जो है ना लेजिस्लेचर के शूज़ में स्टेप इन नहीं कर सकता, ये लेजिस्लेचर का काम था, अगर कोई लॉ नहीं बना हुआ तो मैं नहीं कर सकता। हालांकि ऐसी सिचुएशन में देखा जाए तो द ओनली पर्पस, अगर हम देखें हिस्ट्री ना, समटाइम्स हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है किसी भी एक लीगल प्रोविजन की। जब हम देखते हैं कि आर्टिकल 98 के सब आर्टिकल 2 के क्लॉज सी को स्किप कर दिया था, फिर उसके बाद उन्हें ज़रूरत पड़ी दोबारा से इंसर्ट करने की थ्रू फर्स्ट अमेंडमेंट, तो ये शो करता है कि इसकी इंपॉर्टेंस थी। और इम्पोर्टेंस क्यों थी कि जहाँ पर कोई गैप आ जाता था लॉ में तो वहाँ पर आपने क्या करना है, कोर्ट से ऑर्डर लेंगे ना। तो समटाइम्स कोर्ट कहती है अगर जो ऑर्डर मेरे से आप लेने आए हैं वो ऑर्डर मैं पास कर दूँ, इट मीन्स मैं लेजिस्लेचर के शूज़ में स्टेप इन कर दूंगा, और अगर लेजिस्लेचर के शूज़ में स्टेप इन कर दिया तो ये ऑर्डर अप्रोप्रिएट नहीं रहेगा। वो जजेस हैं वो खुल के इस्तेमाल करते हैं 199(1)(c को। ठीक है, और इसकी और मेरे ख्याल में अगर एक सोसाइटी के अंदर कोई बेहतरी ला सकता है वकील, और उसके पास जो सबसे बेस्ट टूल है ना इस बुक का, वो 199(1)(c ही है, जो कि कोशिश करते हैं हज़रत सिद्दीक़ साहब मकसद देखते हैं उन्हें कि वो हर मामले पे जहाँ पर आए कि भी बिजली की कीमतें बढ़ गई हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई हैं, उनकी तरफ से पिटीशन आ जाती है, वो 199(1)(c को ही इस्तेमाल कर रहे हैं इसकी। अच्छा, many really not years my practice as well where there are certain judges जो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे, आई गेस अप्रिशिएट वुड नॉट बी अ करेक्ट वर्ड, जो एंटरटेन कर देंगे, बट देयर आर फ्यू जस्टिस जो इसको बड़ा स्ट्रिक्टली ऑकोपरेट करते हैं कि आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में आ रहे हैं तो उसको तो अप्रिशिएट क्यों नहीं करते। और एक हमारे में बड़ा इंटरेस्टिंग कैप है ऑल्टरनेट एफिकेशियस रेमेडी का।
इसको हम किस तरह पोस्ट? ये असल में ना अभी आप देखें, हम थोड़ा अभी इसको डिटेल से देखते हैं आर्टिकल 199 को। अब अगर आर्टिकल 199 को देखें ना, आर्टिकल 199 जैसे हमने पहले जिक्र दिया है, आर्टिकल 199 तीन इशू में अगर हम इसे सब आर्टिकल 1 की हद तक बात कर रहे हैं, कोर्ट की जुरिस्डिक्शन की हद तक, जी 2, 3, 4, 5 सब आर्टिकल्स की बात नहीं कर रहे, उसको देखें तो वो तीन इशू में डिवाइडेड है। सबसे पहले है क्लॉज ए, आर्टिकल 199 1 का क्लॉज ए, फिर है बी, फिर है सी। अब इसमें इंटरेस्टिंगली जो चीज़ मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो है ना वो लिख कर जाते हैं हमारे लॉयर्स, वो ये है कि जहाँ तक बात है ना ए, उसमें रोमन 1 एंड रोमन 2 को जब हम देखते हैं तो उसमें तीन तरह की हमारी कोर्ट की पावर्स हैं। एक डायरेक्शन देने की कि आप ये वाला काम करें, जिसे हम रिट ऑफ मैंडमस के नाम से भी पहचानते हैं, विच लॉ रिक्वायर्स यू टू डू, विच लॉ रिक्वायर्स यू टू डू, वो आपने करना है, वो डायरेक्ट कर दें। वो डायरेक्ट कर देंगे पब्लिक फंक्शनरी को। ये दूसरी है रिट ऑफ प्रोहिबिशन, जिसे हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन के नाम से जानते हैं, जिसमें कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो रिफ्रेन करती है किसी भी पब्लिक फंक्शनरी को, आप ये वाला काम ना करें जो लॉ आपको प्रोहिबिट करता है, इसे हम रिट ऑफ प्रोहिबिशन भी कहते हैं। और तीसरी जो सिचुएशन क्लॉज 2 में फॉल कर जाती है ना, वो है कि जहाँ पर कोई एक्शन पब्लिक फंक्शनरी का कोर्ट डिक्लेयर करती है, यहाँ पर डायरेक्शन नहीं देगी, डिक्लेरेशन दे रही है कि ये जो आपने काम किया है दैट इट इज़ अनलॉफुल एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट। ये दो वर्ड्स बहुत अहम है, अनलॉफुल और दूसरी फ्रेज एंड ऑफ नो लीगल इफेक्ट। हर वकील की अगर रिट के अंदर प्रेयर होनी चाहिए जहाँ पर वो किसी एक्शन को चैलेंज कर रहा है लॉफुलनेस पे, तो वो ये प्रेयर में ये दो अल्फाज लाजमी होने चाहिए। सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, डिक्लेरेशन इन पांचों रिटों में कहीं फॉल नहीं करती। डिक्लेरेशन ऑफ अनलॉफुल, यस, वो है ना वो क्लॉज जो रोमन 2 है 199 1 के ए का रोमन 2, वो इसी चीज़ को डील करता है। क्वेश्चन वाज कि जो हम 5 रिटें पढ़ते हैं, मैंडमस, सर्चरारी, प्रोहिबिशन, ओवर एंड, तो उसमें डिक्लेरेटरी पावर नहीं थी। पांचों रिटों के अंदर डिक्लेरेशन नहीं थी, या तो डायरेक्शन थी, रिस्ट्रेनमेंट थी, कैंसलेशन थी, समरिंग थी, लेकिन डिक्लेरेशन नहीं थी। यस, बट वो डिक्लेरेशन वो है ना सशुरारी के अंदर ही रीलिंग की जाती है। अच्छा, अब क्योंकि एक मिनट के लिए हम इसे कंफ्यूज अगर ना करें, क्योंकि जब क्लॉज ए का रोमन 2 आ गया है ना, वो रिट ऑफ सशुरारी नहीं है। आप हम रिट ऑफ वैसेवारी को आप साइड पे रखते हैं, हम सिर्फ लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि हमारी ऑडियंस या अब हमारे जो लॉयर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये रिट ऑफ सशुरारी है, तो इसलिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो अब वो कोर्ट की पावर सशुरारी की रिट वाली नहीं है, सिर्फ दो डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन किया। यस, और डिक्लेरेशन के समथिंग इज अनलॉफ। अब वो अनलॉफुल है, सिंस इट इज अनलॉफुल इट इज ऑफ नो लीगल, इसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं। ठीक है, अच्छा अब जब हम ये ए को देते हैं ना, वहाँ पर आपने कहा था कि एग्रीड होने वाली रिक्वायरमेंट है, तो जो ए को वहाँ पर अगर आपने कोई भी रिट फाइल करनी है कोर्ट के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल करनी है जिसमें आपकी प्रेयर इन तीनों सिचुएशंस में फॉल कर दी है, या डायरेक्शन मांग रही है कि कुछ करने के लिए कहा जाए, या डायरेक्शन मांग रहे हैं कि इन्हें रोका जाए, या कुछ डिक्लेयर करवा रहे हैं अनलॉफुल, तो ऐसी सिचुएशन में आपका एग्रीव्ड पार्टी होना ज़रूरी है। हमारा एम्फोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम्स एग्रीव्ड होने पे होता है, पार्टी को हम स्किप कर लेते हैं। एग्रीव्ड पार्टी मतलब जो एक्शन आप चैलेंज कर रहे हैं या जिस अथॉरिटी के खिलाफ आप आ रहे हैं कि इन्हें डायरेक्शन दिलवाना चाहते हैं, ठीक है, उसके सामने आप खुद भी गए हुए हैं या नहीं गए हुए। एग्रीव पार्टी और एग्रीव पर्सन में फर्क होगा। यस, एग्रीव पार्टी एंड पर्सन में फर्क है। एग्रीव पार्टी का मतलब जो प्रोसीडिंग्स आपकी नीचे चली हैं, जिनके बाद आप कोर्ट के पास आए हैं, उन प्रोसीडिंग्स में आप खुद पार्टी थे भी सही या नहीं थे, लोकस स्टैंडाई जैसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा सेम सिचुएशन जब हम नीचे जाते हैं ना 199 1 के बी में, वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर एग्रीव्ड होने की रिक्वायरमेंट ही निकालनी है। कोड ब्रांटो की और जो हेबियस के रिटेन जो हैं, ठीक है, उसमें एग्रीव्ड होना जरूरी, ना पार्टी ना पर्सन, ना पार्टी नहीं पर्सन होंगे आप, ठीक है, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पर्सन, नॉट एनी एग्रीव्ड पार्टी, और नॉट नीदर एग्रीव पर्सन। नहीं, वो एग्रीव्ड होने की जरूरत नहीं है उस पर्सन को। कोई भी पर्सन आके, पर आर्टिकल 260 में जब हम आके देखते हैं ना, आर्टिकल 260 जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज हुए अल्फाजों की डिफरेंट डेफिनेशंस देता है जी, उसमें पर्सन को डिफाइन किया गया है कि वो नेचुरल पर्सन भी हो सकता है और वो लीगल पर्सन भी हो सकता है। लीगल पर्सन में जैसे कि कंपनीज वगैरह आ जाती है, नेचुरल पर्सन में जो हम लीवंस हैं जी। अब बी के अंदर आपकी एग्रीव्ड होने की रिक्वायरमेंट निकाल दी उन्होंने, कहा कोई भी पर्सन, और ये सेंस भी बनाती है। एक
एक बंदे के बेटे, एक औरत के बेटे को किसी ने उठा लिया है, तो वो बेटा खुद आके थोड़ी, ग्रीव कौन है, बेटा है, तो बेटा आके थोड़ी पिटीशन फाइल करेगा, उसे तो किसी ने उठा लिया है, तो पिटीशन कौन फाइल करेगा? उसके कोई यार बस बात करें, दोस्त भी कर सकते, उसके दोस्त कर सकते हैं, कोई और कर सकता है, कोई भी कर तो कोई भी पर्सन कर सकता है। इसीलिए और साफ जाहिर है, अब अगर किसी ने चैलेंज करना हो, और किसी ने ये चैलेंज नहीं, किसी ने रिक्वायर करना हो कि ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं इस चीज पे, ये कैसे बैठे हैं, ठीक है, तो वो अगर एग्रीव की रिक्वायरमेंट होती कोरांडो के अंदर, तो वो पहले सर्टिफाई करता कि ये जो प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं ना, ठीक है, इसकी तरफ मुझे होना चाहिए था, ये मेरी ग्रीवेंस है, तो इसीलिए कोई सेंस नहीं रहना चाहिए। इसीलिए ये दोनों डायरेक्शन वेनर इनके, ये आपको इन्हीं बोलने की जरूरत नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बड़ा थॉटफुली इसको, जब हम आते हैं ना 199(1) में, जी, अब वहाँ पर एग्रीव्ड होना ज़रूरी है, बट एग्रीव्ड पार्टी होना ज़रूरी, ठीक। और लगभग नीचे सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स में जाने की पर हाँ सब्सिक्वेंट प्रोसीडिंग्स का आप भी हिस्सा थे, ये ज़रूरी है, नहीं। ठीक है। जैसे कि 24वीं मिसाल है, अब हुकूमत, पंजाब की हुकूमत जो है ना, वो कह देती है, एक नोटिफिकेशन कर देती है कि ये गंदम का सीज़न आ गया, कि गंदम 6,000 रुपये मन खरीदी जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें आप एज ए लॉयर देखते हो, ठीक है, आप बेशक करोड़ों रुपए कमा रहे हो, एज ए लॉयर देखते हो कि यार इस तरह तो पूरे पंजाब के अंदर या पूरे पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, गंदम क्योंकि पंजाब में ज़्यादा होती है, तो ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान के अंदर रोटी का रेट पड़ जाएगा, गरीब इंसान ना जाएगा, ठीक है। तो अब आप ग्रीवेंस आपकी ना भी हो, ठीक है, फिर भी आप जा सकते हो बोर्ड के अंदर, चैलेंज कर सकते हो, और अगर वो है प्रो बोनो पब्लिक हो, ये 199(1) से ही ना उन्होंने कोर्ट से थोड़ा सा रिलैक्स करने की कोशिश किया, अब सशुरारी भी प्रो बोनो पब्लिको में फॉल कर जाती है, उसको हम आज ये सेपरेटली डील करते हैं। तो जहाँ पर बात आती है आपकी 199(1) में, तो अब नीचे प्रोसीडिंग में आपको फलाद नवंबर ने इंसा तो नहीं बनाया था, बिल्कुल नहीं बनाया था, नहीं बनाया। बट ग्रीवेंस तो है आपकी, क्योंकि कल को रोटी मुझे महंगी मिलेगी। तो जब आप जाओगे ये फाइल करने के लिए, रिट फाइल करने जाओगे कि जनाब मुझे रोटी सस्ती मिलनी चाहिए, आर्टिकल 9 के मुताबिक मुझे राइट टू लाइफ दी है, अब राइट टू लाइफ विदाउट सस्ती रोटी क्या करेगा, ठीक है। तो मेहरबानी करेगी जो ऑर्डर पंजाब कॉमर्स, या अगर उसके ऊपर भी कोर्ट आपको कहती कि नहीं जी विशाल साहब आप पार्टी तो थे नहीं नीचे, ठीक है, आप पार्टी तो थे नहीं, आप कैसे आ रही है, तो मैं पार्टी कैसे बन सकता हूँ, एग्जेक्टिव ऑर्डर है, ठीक है, उस एग्जेक्टिव ऑर्डर में तो हम ही पार्ट लगी, जब हमारी ग्रीवेंस जरूर है, जब ग्रीवेंस होगी पार्टी बेशक नहीं देते, तो 199(1) में हम जा जो कि मेरा फंडामेंटल राइट की इश्यू है। यस, ब्रीच होना जरूरी नहीं है, अफेक्ट तो यस अफेक्ट हो रहा है। अगर यही एक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये भी है कि 199(1) के लिए ना फंडामेंटल राइट का ब्रीच होना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अगर हम ब्रीच के खिलाफ जाएंगे ना, ठीक है, तब जो एक्शन ब्रीच कर रहे हैं ना, वो फॉल कर जाएगा आर्टिकल 8 में, कि कोई भी एक्शन, कोई भी लॉ फंडामेंटल राइट्स के केस नहीं हो सकता। तो अगर कोई गैप भी है ना, भाई फंडामेंटल राइट है, मुझे साफ सुथरा माहौल चाहिए, ठीक है, साफ सुथरा माहौल चाहिए, अब आर्टिकल 9 ये ऐड कर दिया, साफ सुथरा माहौल चाहिए। अब मेरे घर के साथ वाली जो फैक्ट्री है, ठीक है, उसके अंदर जो है ना, उससे जो धुआं निकलता है, केमिकल्स निकलते हैं, उससे मेरा माहौल ख़राब हो जाता है, लेट से। तो अब मैं क्या कोर्ट को जाके पहले ये बताऊंगा कि ये जो काम कर रहे हैं उससे मेरा फंडामेंटल राइट रीच हो रहा है, ठीक है, या मैं ये कहूँगा कि जनाब साफ सुथरा माहौल वाला आपने राइट दिया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ठीक है। कोई लॉ ऐसा मौजूद नहीं है जो इन फैक्ट्रियों को बॉय कहे कि भाई अपना ये वाला केमिकल कम यूज़ करे या कम इसको जो है इसका कुछ ना कुछ चालू करे, ठीक है। तो सिंस कोई लॉ मौजूद नहीं है, तो मेहरबानी करिए एक ऑर्डर फरमा दें, इन फैक्ट्रीज़ को भी डायरेक्शन फरमा दें, और साथ ही साथ अथॉरिटीज़ को भी डायरेक्शन फरमा दें, कोई किसी न किसी तरह की रेगुलेशन एनालिसिस, तो जहाँ पर गैप भी आ जाएगा तो 199(1) आप वहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। लाजमी नहीं है, कोई एक्शन हुआ है और साल जो है ना उनसे आपको नुकसान हुआ है फिर जाएँ बंदे। कि इससे मुझे शैला ज़रा केस भी याद आता है कि जहाँ पे वापडा के बड़े ट्रांसफार्मर सोसाइटी के अंदर लगे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि नहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हमें नुकसान पहुँच सकता है, तो रेजिडेंस से उन्होंने पीछे कर दिया कि राइट टू लाइफ डज नॉट ओनली मीन कि आपको मारा ना जाए, बट उसकी कंडीशंस भी आपको अच्छी प्रोवाइड की जाए। यस, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट बताएं ज़रा, मुझे मानना है। विशाल ये बहुत अहम है, आर्टिकल 199 को यूज़ किस तरह से करना है ना, बिलीव मी, बहुत दफ़ा मैंने ऐसा देखा है कि वकील साहब के पास पे केस आता है ना, तो वो क्या करते हैं, इससे पहले कि वो देखें कि कौन से लॉ में कौन सी रेमेडी बनती है,
उसके लिए हमें रिसर्च करनी पड़ेगी। तो वो क्या करते हैं, चुप करके हाई कोर्ट के पास चले जाते हैं डायरेक्ट 199 में, और जाके हाई कोर्ट को कहते हैं कि जनाब ये डायरेक्शन फरमा दी है। साफ ज़ाहिर है आगे ऑनरेबल जस्टिस जो भी होते हैं वो आगे से पूछ लेते हैं कि भाईजान मुझे ये बताएं कि कौन से लॉ के अंदर मैं डायरेक्शन करूँ। तो फिर वहाँ पर चुप हो जाते हैं वकील साहब। तो साथ खड़ा हुआ लॉ ऑफिसर बता देता है जनाब ये रिट तो मेंटेनेबल ही नहीं है। तो ये जो रिट मेंटेनेबल नहीं है उसकी वजह यह है कि ऑल्टरनेट रेमेडी है। तो वहाँ से वकील साहब को पता चल जाता है कि अच्छा ये लॉ है, चलो ठीक है जनाब मैं ये जो है विड्रॉ कर लेता हूँ, मैं उनसे जाके एप्लीकेशन दे। आप डायरेक्शन दे देने वाले चलाई। तो अगर आप ऑन लाइटर साइड के हैं तो आर्टिकल 199 का सबसे पहला यूज़ तो ये है, आपके ये रिसर्च टूल है, ठीक है। बट जहाँ तक बात आती है ना कि हम हाई कोर्ट में जाते हैं 199 में, कोई भी वकील 199 में हाई कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले उसने एक टेस्ट सेटिस्फाई करना 199 के मुताबिक कि वो हाई कोर्ट में इसलिए आया है कि क्योंकि कोई ओवर एडिक्वेट रेमेडी अवेलेबल नहीं है। Does it correct me if I'm wrong? Is there only adequate remedy or adequate or efficacious rank? अच्छा, ये जो वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर यूज हुआ है ना वो तो हुआ है एडिक्वेट, ठीक है। अब एफिकेसी का जो टेस्ट है ना वो एज फॉर आर्टिकल 199 की जो लैंग्वेज है ना कंसर्न्स उसमें तो नहीं है। बट अब कोर्ट्स ने एक अप्रोच बना ली है, एक केस है जो कि मेरे ख्याल में वो मस्ट हैव केस है, वो शेर अफगान याजी का केस है आर्ट 2011 SCMR 1813। ये मस्ट हैव केस है क्योंकि जब भी कोर्ट अगर किसी वकील साहब को ये कहती है ना कि जनाब इस सिचुएशन में जो आप मुझसे ये रिलीफ लेने आए हैं आपके पास तो एक और ऑल्टरनेट रेमेडी है, तो वहाँ पर वकील साहब जो है ना वो पूछ सकते हैं कि जनाब आर्ग्यू कर सकते हैं कि जनाब ये सच एंड सच जजमेंट है, ये 2011 SCMR 1813 उसके पैराग्राफ नंबर 9 में ये लिखा हुआ है कि एफिकेशियस रेमेडी होगी तो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार होगी, अदरवाइज वो हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन बार नहीं होगी, बेशक ऑल्टरनेट रेमेडी लॉ में प्रोवाइड भी की गई, ठीक है। पर अगर मेरे पास एक डिपार्टमेंटल रेमेडी मौजूद है लेकिन मुझे पता है मुझे प्रति बत्ती के पीछे लगा देना है और अगर मैं नहीं मुझे कोई रिलीफ मिलेगा नहीं तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो फिर कैसी सूरत में मैं ऑनरेबल कोर्ट से कह सकता हूँ कि सर डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई डू हैव एन ऑल्टरनेट रेमेडी दैट इज नॉट एन एफिकेशियस वन। जी हाँ, ये बिल्कुल आप कह सकते हैं। यही तो वो सारी जजमेंट जो है ना उसके अंदर अगर हम इसका आर्टिकल इसका पैराग्राफ नंबर 9 पढ़ लेना तो उसमें 2 प्रिंसिपल बताए हैं, उसके बाद प्रैक्टिकल गाइडेंसेस भी साथ दी हैं, ठीक है, कि भाई कौन कौन सी सिचुएशन में जो है ना। और उसमें ये चीज़ जैसे आप कह रहे थे कि हमें पता है कि इस अथॉरिटी के पास अगर हम गए तो इसने कौन सा हमारी कोई बात सुननी है, ठीक है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होगी और टाइम वेस्ट होगा, कोई एफिकेसी जो है ना वो अफेक्ट हो रही है। ऐसी सिचुएशन में आप हाई कोर्ट के पास यही आर्गू करेंगे कि जनाब ये इस जजमेंट के अंदर ये देखें ये प्रिंसिपल सेट आउट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का प्रिंसिपल है कि ये ऑल्टरनेट रेमेडी का होना काफ़ी नहीं है, उसकी एफिकेसी को भी देखा जाएगा तो वो कितनी एफिकेशियस है, वो एडिक्वेट है भी सही या नहीं है। जो रिलीफ मैं मांग रहा हूँ आपसे, क्या यही रिलीफ ऑल्टरनेट रेमेडी में मुझे दिया भी जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, तो ये चीज़ें कोर्ट देखेगी। बट इसमें भी एक बस ये इसका क्योंकि स्कोप थोड़ा नैरो है ना, ये जजमेंट है, तो इसमें देखना ये है कि आप ये सोचते हैं काफ़ी नहीं होगा, आपके पास सॉलिड रीजंस होनी चाहिए कि जनाब ये देखें इन रीजंस की वजह से इन सर्कमस्टांसिस में अगर मैं इस अथॉरिटी के पास गया भी सही तो कोई फ़ायदा ना। अच्छा अंदर चूँकि हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं और मैं अगर आपकी बातों से कुछ समझाऊँ तो मुझे समझ आता है कि फिर तो रेटें बहुत कम होनी चाहिए। अगर हम इन पाँचों सिनेरियोज़ को देखें 191C को देखें और जिस तरह आपने एफिकेसी टेस्ट बताया ऑल्टरनेटिव एडिक्वेट का टेस्ट बताया तो फिर इससे हिसाब से तो रेटें बहुत ज़्यादा हो रही हैं। ये तो एट लास्ट रिजोर्ट मुझे लगता है कि आर्टिकल 199 होना चाहिए बजाय कब फर्स्ट रेमेडी। बिल्कुल, रेटें हो तो बहुत ज़्यादा रही हैं, उनमें से मेरिट्स पे डिसाइड कितनी हो रही है ये मैटर करता है। फाइल होना काफ़ी नहीं है, और मैं जैसे बता रहा था आपको, आप किसी भी कोर्ट में चले जाए मोस्ट ऑफ द टाइम जो रिट होती है ना वो डिसमिस हो रहती है या डिस्पोज ऑफ हो रहती है, बीइंग नॉन मेंटेनेबल या बीइंग विदड्रॉन, ठीक है। इन चीज़ों पे आप फाइल कर देना एक और चीज़ है, उसके बाद उसका डिस्पोजल कैसे हो रहा है, क्या वो मेरिट्स को डिसाइड हो रही हैं, ऑर्डर्स हो रहे हैं उसका फाइल, अगर तो ऑर्डर्स हो रहे हैं फिर तो एक सिचुएशन है तो दिल्ली की बात है। बट अगर सिर्फ लोग फाइल किए जा रहे हैं एडिटिंग, ठीक है,
तो वहाँ पर वो फाइलिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नहीं आके इसमें ना दूसरी चीज़ विशा, प्रैक्टिकल गाइडेंस के बारे में आप पूछ रहे थे ना कि एक वकील को क्या, एक जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप कोर्ट में जा रहे हैं तो कोर्ट हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि कोर्ट आपको कहे कि ऑल्टरनेट रेमेडी आप वहाँ जाएं, तो आपने आपके पास ये आपके आप में एक जजमेंट होनी चाहिए, एक डॉक्टर शेर अब्दान नियाजी वाली 2011 SCMR 1813, जिससे आप कोर्ट को ये कह सकती हैं कि जनाब एफिकेसी देख रहे हैं इस रेमेडी की, अगर आपको लगता है कोई एफिकेशियस रेमेडी है फिर तो ठीक है, अदरवाइज मेरी यही रिकमेंडेबल करके कोई अप ऑर्डर पर फरमा दे। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ हम आगे जाते हैं ना, अब रिटें जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो रिटें है ना या जो कोर्ट की डायरेक्शन है आर्टिकल 199 में, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक फंक्शनरीज के केस दी जा ये कुछ, ठीक है, वो डायरेक्शन सिर्फ पब्लिक फंक्शनरीज को दी जा सकती। अभी जो पब्लिक फंक्शनरी वाली चीज़ है ना, अब किसे कहते हैं फंक्शनैलिटी टेस्ट, जो कि इस्टेब्लिश हुए हैं एक 2002 की जजमेंट के अंदर, एचिसन कॉलेज की जजमेंट है, एचिसन कॉलेज लाहौर 2002 SCMR नहीं PLD 2002 सुप्रीम कोर्ट 326, ठीक है। ये वो जजमेंट है जिसमें वो फंक्शनैलिटी टेस्ट बताते हैं। बेसिकली वो कहते हैं कि देखना ये है कि कोई ऐसी अथॉरिटी जो ऐसा फंक्शन परफॉर्म कर रही हो जो गवर्नमेंट जो डोमेन में फॉल करता, ठीक, पहली ये ठीक है, और दूसरी कि उसकी जो सब्सटेंशियल फंडिंग है ना वो भी गवर्नमेंट की तरफ से हो रही। अगर ये दो चीज़ें पूरी हो रही हैं तो इसका मतलब ये एक ऐसी पब्लिक फंक्शनरी है जिसके खिलाफ 199 में डायरेक्शन पास की जा सकी जाए। डायरेक्ट पर्सनल एक पर्सन के, NGOs के, ऐसी अथॉरिटी के जो ना पब्लिक डोमेन में आती है और ना उसकी फंडिंग पब्लिक डोमेन से होती है, उनके खिलाफ रिटर्न नहीं। तो उनके खिलाफ रिटर्न में नहीं जा सकते। जिसने पढ़नी हो रही है, बल्कि पढ़नी नहीं हो, ये मस्ट है, बस है रहे हैं देखो। किसी भी बदली के ये लाजमी है कि ये एक और जजमेंट भी है, और वो असल में एक इस पॉइंट पे है कि समटाइम्स रिटे फाइन हो जाती हैं, ऑर्डर भी हो जाता है, या नीचे से वो सिविल सूट्स की ये भी है आपके लिए कि भी अगर कोई ऐसा सिविल सूट था जिसमें आप ऑर्डर हो गया, उससे आपकी ग्रीवेंस है, रेट थी, रेट फाइल हो गई, ऑर्डर हो गया, उससे आपकी भी ग्रीवेंस है, आपको पार्टी ही नहीं बनाया गया, ठीक है, तो आपके पास अपील करने का ऑप्शन है। तो क्या पहला क्वेश्चन ये रेज होता है कि आपके नीचे पार्टी नहीं थे, क्या आप ऊपर जाके अपील कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते? तो उसके लिए भी एक बहुत अहम जजमेंट है वो HM साया की। ऑलमोस्ट हम कोर्ट के अंदर था, जिस कोर्ट में भी बैठे तो कम से कम एक ना एक केस के अंदर जज साहब ये जजमेंट बता रहे होते हैं वकील साहब को। तो HM साया की जजमेंट है PLD 1969 सुप्रीम कोर्ट 65। अच्छा अंदाज ये था, जैसे अभी आपने बात की कि कैप लग गया, से 199 पे आता है कि 73 पे आता है। अब जब पावर्स आपकी कैप्ट है, आप हैंडीकैप्ड हो गए हैं लॉ से, एक जस्टिस को लगता है कि नहीं यार मैं एक ऐसा अप्रोप्रिएट ऑर्डर देना चाहता हूँ यहाँ पे जो जस्टिस प्रोवाइड कर सकता है, जो उसकी राइट्स को सिक्योर कर सकता है। तो इस हैंडीकैप होने के बाद वो इस तरह का ऑर्डर पास कर सकते हैं कि स्ट्रिक्टो सेंस अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की नज़र न देखें ना, तो वो तो ऐसा ऑर्डर मेरे को पास नहीं कर सकते, ठीक है। इसके ऊपर मुझे एक US के सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से ओलिवर वेंडल होम्स, ठीक है, मैं थोड़ा सा ओरिजिनलिस्ट हूँ, तो मुझे जो है ना मेरे वो बड़े अच्छे जज लगते हैं मुझे, मैं उनके जजमेंट्स बड़ी शौक से पढ़ता हूँ। तो उन्होंने एक केस डिसाइड किया था US की हिस्ट्री में बहुत कंट्रोवर्शियल, 1927 में एक केस उन्होंने डिसाइड दिया था, और वो केस था इन रिलेशन टू ये स्टेबलाइजेशन ऑफ ऐसे लोग जो कि उनके मुताबिक ऑप्टिमम एक मेंटल कैपेसिटी के मालिक नहीं थे ना, तो उन्हें स्टेबलाइज कर दिया जाए, ठीक। तो ये एक एक्ट बनाया था, वर्जीनिया का स्टेट एक्ट था 1924 का। ये एक्ट की जो है ना बायरीज चैलेंज हो गई, उनके पास केस आया 1927 में, उन्होंने डिसाइड किया उसको एक्ट को जो है ना अपहोल्ड कर दिया। जब उन्होंने एक्ट को अपहोल्ड कर दिया ना, तो फेलो जजेस ने और सब ने बड़ा क्रिटिसाइज़ किया उन्हें, आपने ये क्या किया है। और उनका कहना ये था कि बड़ा इंटरेस्टिंग थी, उन्होंने वो फिर जब अपने लेटर्स लिखे ना फेलो जजेस को, उसमें वो फिर शुरू करते थे अपनी बात। वो कहते थे कि देखें, इफ़ माई फेलो सिटीजन्स वांट टू गो टू हेल्प, इट्स माई ड्यूटी टू हेल्प देम। कि अगर उन्होंने खुद ऐसे लोगों को मुंतखब किया है जिन लोगों ने ये लॉ बनाया है, तो मैं जज होते हुए कैसे कहूँगी इस लॉ से हट के आप कोई और कहा, जी,
भाई लॉ बना दिया उन्होंने, लेजिस्लेचर ने लॉ बनाया, हमने वही फॉलो करना है। अब इसी तरह अगर इस मेंटालिटी को देखा जाए तो 199 1A के डोमेन के अंदर जो लॉ है ऑनरेबल जस्टिस साहब ने उसी के मुताबिक ही ऑर्डर करना है, उससे बाहर नहीं करना। अगर करना है तो फिर वो 199 1C में आना पड़ेगा, फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, नॉट इन मैंडेमस। आप ऐसे डायरेक्शन नहीं दे सकते मैंडेमस के अंदर। तो अगर आपकी रिट ही मैंडेमस की है, मतलब अच्छा कि ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है प्रैक्टिकल कि हम बड़े चालाक होशियार लोग हैं, हम 199 लिख कुछ सही कुछ लिखते हैं, हम कहते हैं 199, अब चले A B C तीनों इसमें एक्सरसाइज करें, हो सकता है ऐसा? बिल्कुल हो सकता है, बल्कि इनफैक्ट समटाइम्स अगर हम देखें ना, हमारी जो 199A के रोमन 2 के अंदर आती है ना, 199 1 के A के रोमन 2 में, जो जिसे हम रिट ऑफ सक्सेशन कहते हैं, जिसमें हम डेक्लेरेशन ले रहे होते हैं कोर्ट से कि ये वाला एक्शन अनलॉफुल है, वो डेक्लेरेशन ले ली हमने। उस डेक्लेरेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए ये लाजमी हो जाता है कि ज़ात कोर्ट डायरेक्टली फरमाए कि ये तो अनलॉफुल था, लॉफुल ये होगा, आप ये फरमा दें। तो वो देखिए सशुरारी के साथ इंटेंगल हो गई है क्या, मैंडेमस। हाँ, जो चीज़ हम नहीं कर सकते वो अक्सर होती है, वो होती है कोबरांटो के अंदर। कोबरांटो में आपको एग्रीव्ड होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सशुरारी में एग्रीव्ड पार्टी होने की जरूरत है, ठीक। तो टेक्निकली लोग क्या करते हैं, वो कोबरांटो के नाम से फाइल कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, आपकी उस ऑफिस होल्डिंग को किसी ने चैलेंज करना है, कोर्ट से ये रिक्वायर नहीं करना कुछ, इससे पूछिए ये कैसे बैठा है। अरे ये पूछ नहीं तो कोवरेंट तो नहीं। वो अगर पूछेंगे कि ये कैसे बैठा है तब कोबरांटो है, हाँ, अगर चैलेंज करेगी तो बैठा है ये अनलॉफुल तरीके से बैठा है, that's right। तब सरसरारी है। तो वो क्या करते हैं, वो पूछते साथ ही नोटिफिकेशन निकल लगा देते हैं कि देखें जी विशाल साहब इस नोटिफिकेशन के तहत बैठे हैं, मल्टीप्लिकेशन गलत। फाइन वो कर रहे होते हैं कोबरान को। इसी वजह से वो डॉज करते हैं किस चीज को, एग्रीव्ड होने की रिक्वायरमेंट को, हाँ, ठीक है। और साथ पे प्रेयर जो वो कर रहे होते हैं, वो प्रेयर कर रहे होते हैं कि जनाब इस नोटिफिकेशन को अनलॉफुल डिक्लेयर किया है। तो ये चीज़ आप नहीं कर सकते कि क्योंकि अगर आपने किसी चीज़ को चैलेंज करना है तो एग्रीव्ड होना चाहिए। अगर सिर्फ पूछना है तो फिर आपको बराबर है। अगर आपने टेक्निकली गेम करनी है, पोर्ट को डॉज करने है, कोवरांटो के नाम से सशुरारी पाई करनी है, तो वो चीज़ नहीं कर सकते। अलमका हाँ, सशुरारी फाइन की है आपने, सशुरारी को इफेक्टिव बनाने के लिए, सशुरारी के अंदर जो डायरेक्शन होनी है उसको इफेक्टिव बनाने के लिए ज़रूरी है या मैंडेमस या प्रोहिबिशन, तो फिर तो वो तो ठीक है, वो जायज़ है। कोवरांटो के साथ सशुरारी वो हो नहीं। डोंट यू थिंक कि बैलेंस ऑफ हो जाता है कि ना ओरिजिनली स्कूल ही अपनी अप्रोच लेकर चले, ना दूसरा स्कूल कोर्ट अपनी अप्रोच लेकर चले, और पॉलिसी को इस तरह रखा जाए कि सबके काम होते हैं। नहीं हाँ बिल्कुल, देखिए मेरा मेरा जो ओरिजिनलिस्ट वाला है ना, मुझे कहा जा सकता है कि मैं एक सॉफ्ट किस्म का ओरिजिनलिस्ट हूँ, ठीक है, हार्ड वो ओरिजिनलिस्ट में हाँ, मेरा ये मानना है कि जहाँ पर बात आ जाती है ना जस्टिस की, ठीक है, कि हम ये फॉर द डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस कर रहे हैं। जस्टिस इट्सेल्फ एक वेग टर्म है, इसके मीनिंग लेना चाहे तो बड़ा आपको सब्जेक्टिव मिलते गए, या आपके मुताबिक जस्टिस वो है, मेरे मुताबिक जस्टिस कोई और चीज़ है, किसी और मुताबिक जस्टिस कोई और चीज़ है, ठीक है। अब सिचुएशन ये है कि जब जस्टिस के मीनिंग चेंज होते जाते हैं बंदों के साथ साथ, तो इसी तरह उसको डील करने का तो मैकेनिज्म है वो भी चेंज होता रहता है। अब इससे होता क्या है, मसला क्या है, मसला ये होता है कि आप आपके मुताबिक जस्टिस ये चीज़ है, ठीक है, मेरे मुताबिक जस्टिस कुछ और चीज़ है। एक ही लीगल प्रोविजन है, जब मैं इंटरप्रिटेशन करूंगा तो मैं इस एंड तक पहुंचने की कोशिश करूंगा, आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो आप उस एंड तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब आपको एक्स से निकल के जब एक एडवेंचर ट्रिप लेने की जरूरत पड़ी थ्रू दी जो है डॉक्ट्रिन ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन, तो अब आपने क्या किया, आप उस तरफ निकल देना, इस तरफ निकल गया। इससे मसला क्या हुआ, क्लैरिटी ऑफ लॉ, ठीक है, हमें कुछ पता ही नहीं, कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ। कोई एक सिटीजन, लॉ का मकसद क्या होता है, लॉ का मकसद होता है सिटीजन्स के बिहेवियर को कंट्रोल कर दे पाना। जब सिटीजन क्लियर ही नहीं है कि मेरे एक्शन का कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, अच्छा एक बंदा कहता है कि ओ मैंने ये देखा है कि इसने भी ऐसा काम किया था तो कोर्ट ने उसे इस तरह से किया था। अब कोर्ट ने अपनी डिस्क्रेशन इस्तेमाल करते हुए उसी सिचुएशन पे किसी और बंदे को किसी और तरह से किया, और एक सेंस ऑफ लॉ डिसर्व।
कंसिस्टेंसी ऑफ लॉ डिस्टर्ब हो। अब कोर्ट ने तो वो इंटरप्रिटेशन कोर्ट गलत नहीं होती, कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन का कि एक दर संविदा निकल गए, दूसरे का संविदा निकल गए। अब हुआ क्या? हुआ ये लॉ भी डिक्लेयर है वो डिस्टर्ब। ठीक है, मैं कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप जो है ना, जहाँ पर भी वो शदीद ज़रूरत पड़ता है ना इंटरप्रिटेशन की, शदीद ज़रूरत, इसके बगैर गुजारा ही नहीं, तो वहाँ पर रहना चाहिए आपको। और मेरे हिसाब से जो फर्स्ट थिंग अ जज मस्ट लुक इनटू, कि जहाँ पर बात आती है स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन की ना, तो इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। अब इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हमारे स्पेशली हमारे स्टैट्यूट्स में प्रीएम्बल से इतनी केयर नहीं हो रही होती जितनी पीछे फ्लोर ऑफ द हाउस पे क्या डिलीवर हुई। और इसी टॉपिक को हम अपने क्या कहते हैं नेक्स्ट वीडियो पर टॉपिक भी रखेंगे, जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है इंटरप्रिटेशन के हवाले से, क्योंकि जो हमें लॉ स्कूल से पढ़ाया जाता है कि लेजिस्लेटिव का काम कानून बनाना, एग्जेक्टिव का इम्प्लीमेंट करना और जुडिशियल का इंटरप्रेट करना। तो अब अगर आपकी बातों पे चले तो इंटरप्रिटेशन इज द लास्ट रिजॉर्ट ऑफ लास्ट रिजॉर्ट इंटरप्रिटेशन जिसे कहते हैं ना, कि एक एंसिलरी पावर है, मेन जो है जुडिशरी का काम है लॉ को अप्लाई कर। अप्लाई। तो इसी टॉपिक को हम रखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो पे टॉपिक, ताकि डिटेल में देखा जाए कि इंटरप्रिटेशन तब की जा सकती है, कैसे की जा सकती है, और जो रूल्स हम सारे लॉ कॉलेज में पढ़ते हैं, वो लॉ पढ़ने से पहले वो रूल अप्लाई करते थे हम, तो वो ठीक भी है कि नहीं। थैंक यू सो मच इमदाद, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। एक बहुत ज़्यादा डेप्थ के अंदर हमने कॉन्स्टिट्यूशन का एक आर्टिकल डिस्कस किया है, दैट्स आर्टिकल 199। इससे आपको पता चलेगा एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को किस तरीके से पढ़ता है। बड़ा आसान होता है ये कहना है कि 199 की रीड कर दो। 199 की रीड करने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन करने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना है, किन मस्ट हैव जजमेंट्स को ध्यान में रखना है, वो सारी हमने इसमें डिस्कस की है। एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। अभी हमने इमदाद साहब से ये भी चीज़ें सीखनी है कि बेटे एक्चुअली में लिखनी कैसे हैं, आपने कैसे अपने ग्राउंड्स को कोरिलेट करना है अपनी प्रेयर्स के साथ, और बाकी आर्टिकल्स कौन से ऐसे आर्टिकल्स हैं स्पेसिफिकली जो एक हाई कोर्ट के लॉयर्स को पता हो कॉन्स्टिट्यूशन के, तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस अच्छी कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर। अभी चूंकि हमारा ये पहला टॉपिक था, हमारे साथ बने रहें, साथ रहें, और इससे टॉपिक से मुतालिक कोई भी क्वेश्चन ऑफ फील फ्री टू ड्रॉप ऑन द कमेंट बॉक्स। हम अगली सीरीज और अभी वीडियो के साथ आपके पास जल्द हाजिर होंगे, तब तक पहुंचे और बिस्से इमदाद हुसैन चांजी को दीजिए इजाज़त।